सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन सक्सेना और मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ। तो जिसमें कि हम क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। आपको चैप्टर का नाम शो हो रहा होगा बगल में। तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे आज। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो पापा आएंगे पढ़ाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो जो बेल आइकन बना हुआ आ रहा होगा उसको दबाइए, और इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करना, उसका भी आईडी आपको नीचे शो हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पापा आगे पढ़ाएंगे। देख हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस, जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, उसका हम आज आपको एक्सप्लेनेशन देंगे पूरा। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, अब कोई भी प्रोसेस जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड होकर एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, या एक कोई कंपाउंड समझ लीजिए हीटिंग प्रोसेस से या दूसरी किसी प्रोसेस से अपने कंस्टिट्यूएंट्स में डिवाइड हो जा रहा है, तो ऐसी जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और अगर मैं उसको यहां पर राइट डाउन कर दूं, उस प्रोसेस को मैं यहां पर राइट डाउन कर दूं, तो वो प्रोसेस को जो हम राइट डाउन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये मेरा बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक, अब एक्चुअल में जब ये प्रोसेस होगी कि मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। और मैंने जब उसको यहां राइट डाउन कर दिया, तो इस जो हमने राइट डाउन करा है, इस चीज को हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। ठीक, तो हमारा केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन का डिफरेंस आपको अब समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैलेंसिंग। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जैसे इस इक्वेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये हो गया हमारा LHS और ये हो गया हमारा RHS। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर ये इक्वेशन बैलेंस है, तो इसके LHS में यानी लेफ्ट हैंड साइड में हर इंडिविजुअल एलिमेंट के जो जो एटम है, जितने एटम हर एलिमेंट के यहां पर है, राइट हैंड साइड में भी उतने ही एटम प्रेजेंट होने चाहिए, तब ये इक्वेशन बैलेंस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो अब चेक करते हैं कि Mg का यहां पर एक एटम है, यहां पर Mg का भी एक एटम है, तो ये बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन यहां दो है और ऑक्सीजन यहां एक है, तो ये इक्वेशन अब बैलेंस नहीं है, ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो हम जब भी कोई इक्वेशन को लिखते हैं तो उसको हमको हमेशा बैलेंस फॉर्म में लिखना होता है। एग्जाम में लिखना कहीं भी लिखे, और आपके कोर्स में तो यह है कि आपको अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए। तो हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। तो देखिए Mg तो बैलेंस है यहाँ पर, तो मुझे स्टार्टिंग में Mg को नहीं छेड़ना है, मुझे ऑक्सीजन को इस तरह से करना है कि मल्टीप्लाई करना है, जो भी करना है कि ऑक्सीजन बैलेंस हो। उसके बाद हम दोबारा Mg को चेक करेंगे। तो इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है, जैसे ऑक्सीजन ही है, अब मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं हमेशा इसके आगे मल्टीप्लाई करूंगा, चाहे मैं जिस भी टर्म से करूं, आगे से मल्टीप्लाई करूंगा, कभी भी यहां मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा इसके आगे से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं बैलेंस करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो मैं नेक्स्ट में क्या करूंगा, Mg प्लस O2 गिव्स, इस MgO को मैं पूरे के पूरे को ट्वाइस कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन अब क्या हुआ, ऑक्सीजन को हमने बैलेंस कर दिया, लेकिन Mg हमारा अब अनबैलेंस हो गया। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये मेरी अब बैलेंस इक्वेशन मिली। तो ऐसे हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, तो इसको Fe प्लस H2O, तो ये दे रहा है हमारा Fe3O4
प्लस H2। अब इसको चेक करते हैं बैलेंस है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर Fe1 है, यहाँ पर Fe3 है, तो पहले तो Fe ही हमारा बैलेंस नहीं है। फिर यहाँ पर H2 है, यहाँ पर H2 है, तो ठीक है बैलेंस है। फिर यहाँ पर O1 है, यहाँ पर O4 है, तो यहाँ पर क्या है Fe और O हमारा बैलेंस नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले Fe को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, Fe को अगर मैं ये काम करते हैं, देखिए यहाँ पर जो कंपाउंड है Fe3O4, इसमें Fe भी अनबैलेंस है और O भी अनबैलेंस है। तो पहले मैं O को बैलेंस करने की कोशिश करता हूं। तो देखिए फिर यहां पर मैं क्या करूं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। चलिए नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। तो Fe प्लस 4H2O, तो ये गिव हमें हुआ Fe3O4 प्लस H2। अब देखिए O बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट इसको Fe को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 4H2O, तो हमें Fe3O4 मिल गया प्लस H2 मिल गया। अब देखिए Fe बैलेंस हो गया है, O बैलेंस हो गया है, अब बच गया H। तो यहाँ पर H2 है और यहाँ पर अब 8 हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हमारी इक्वेशन अब यहां पहुंच के ये बैलेंस हो गई है। तो सिंपल तरीका है, जो भी आपके एलिमेंट बैलेंस नहीं है आप उनको बैलेंस करते रहें और उसकी जो आफ्टर रिजल्ट हो उसके हिसाब से फिर मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे एलिमेंट्स में। जैसे हमारा पहले H बैलेंस था, लेकिन जब हमने O को और Fe को बैलेंस करा तो H हमारा अनबैलेंस हो गया था, तो हमने लास्ट में H को भी बैलेंस कर दिया। तो सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ये हो गई हमारी बैलेंस केमिकल क्वेश्चन। इसके क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, ट्राई कर सकते हैं। नहीं आया तो आप कमेंट में बताइएगा, जो भी क्वेश्चन आपके अटकेंगे हम उसको सॉल्व करके आपको दे देंगे। अब नीचे अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि भाई केमिकल रिएक्शन होती है कितने टाइप की होती है। तो इसमें पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन करना, जोड़ना, ठीक है। तो अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होकर आपस में जुड़कर एक कंपाउंड बना देते हैं, तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो हमारा क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। यानी कि कार्बन ऑक्सीजन के संग रिएक्ट करके क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देगा। अब देखिए दो एलिमेंट ऐड हुए, रिएक्ट हुए और एक कंपाउंड बना दिया। सिमिलरली हमारा 2H2 प्लस O2, तो ये क्या बन गया, ट्वाइस H2, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट हुए और हमारा वाटर का एक मॉलिक्यूल या पानी बना दिया। तो इस टाइप की रिएक्शंस जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होकर, when two or more than two elements combine to form a compound, then these types of equation are known as combination reaction। ठीक, तो आपने डेफिनेशन लिखी, फिर एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है। कोई भी आप डेफिनेशन देंगे तो संग में उसका एग्जाम्पल देंगे, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, इसका नेक्स्ट है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, डिकम्पोज करने का मतलब होता है ब्रेक करना, तोड़ना। ठीक है। तो अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है कि जैसे हमने कॉम्बिनेशन में क्या करा था, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बनाया था। ठीक, अब डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि कोई एक कंपाउंड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स या थोड़े, मतलब जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है तो उसको ब्रेक करके मैंने दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट निकाल दिए, तो इस टाइप की रिएक्शन हमारी क्या होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एक कंपाउंड ब्रेक होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट दे देगा। जैसे इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, देखिए इसका एग्जांपल हमारा है ट्वाइस FeSO4 को मैंने
हीट किया, ये हीट का साइन होता है। ऐसे मैं अगर ट्रायंगल बनाऊंगा तो ये हीट का साइन होता है। हीट किया तो हमें मिला Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, FeSO4 यानी हमारा फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब मैंने, देखिए कंपाउंड है, फेरस सल्फेट एक कंपाउंड है, इसको जब हमने गर्म करा तो ये 3 प्रोडक्ट दिए इसने। एक तो क्या दिया, फेरिक ऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक चीज से हमको 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ये डिकम्पोज हो रहा है, ये टूट रहा है, टूट कर अपने अंदर से 3 प्रोडक्ट निकाल कर दे रहा है। तो इस टाइप की रिएक्शन, जब एक कोई कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट देता है आफ्टर रिएक्शन, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये इसका एग्जांपल हो गया आपका। फिर नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, देखिए डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है हटाना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, हटाना। तो यहां पर क्या होता है, पहले मैं आपको एक एग्जांपल लिख देता हूं ताकि आपको उससे समझ में आ जाए। Fe plus CuSO4 it is FeSO4 plus C। अब देखिए यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर Fe का एक एटम है और कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड है, ये सिंगल एलिमेंट है, कंपाउंड है। तो इस टाइप की रिएक्शन में क्या होगा, Fe जो है यहां से इस कंपाउंड में से, देखिए Fe ने क्या करा, ये यहां पर अटैच हो गया, SO4 के संग में Fe अटैच हो गया और ये जो कॉपर है ये अलग निकल गया। तो बेसिकली Fe ने क्या करा, Fe ने इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह में जाके खुद अटैच हो गया। अब ये क्यों हुआ, ये आपकी प्रोसेस, अगर आपको बैलेंसी अच्छे से आती है, आपने बैलेंसी सीखी है कि भाई ये कैसे हटा सकता है, इसको कैसे हटा दिया, तो अगर आपने 9th में बैलेंसी वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ा है कि बैलेंसी क्या होती है, कैसे निकालते हैं, कौन से प्रोडक्ट किसके संग रिएक्ट करेंगे, ये सब डिपेंड करता है बैलेंसी पर कि कौन सा एलिमेंट किसके संग रिएक्ट करेगा, किसके संग नहीं करेगा। तो अगर आपको ये नहीं आती प्रोसेस, तो आप जो भी चाहे कमेंट कर दीजिएगा, उस पर मैं आपका अलग से वीडियो बना के पूरा समझा दूंगा क्योंकि ये ऐसा होता है। फिलहाल आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में समझ लीजिए, जब कोई एक एलिमेंट किसी कंपाउंड में से दूसरे एलिमेंट को हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह में जाकर खुद अटैच हो जाता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और उसका एग्जांपल आपके सामने है। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, Zn प्लस CuSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। अब देखिए क्या होगा, Zn ने यहां पर खुद इसके साथ अटैच हो गया और कॉपर बाहर निकल गया, तो ये भी Zn ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से पता लग रहा है, देखिए वहां पर क्या हो रहा था, एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा था। अब यहां पर क्या होगा, दोनों आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे। देखिए बताते हैं कैसे, जैसे हमारा है Na2SO4 प्लस BaCl2 it gives BaSO4 प्लस ट्वाइस NaCl। अब देखिए यहां पर क्या होता है, ये है सोडियम सल्फेट, ये है बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड बन के क्या, देखिए बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो हो क्या रहा है, ये जो था ये Na तो अटैच होएगा इसके संग में और बना देगा क्या, NaCl। सिमिलरली जो Ba है और SO4 है ये आपस में अटैच होंगे और बना देंगे हमारा बेरियम सल्फेट। तो देखिए सोडियम सल्फेट में से सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, तो सोडियम ने क्या करा, बेरियम क्लोराइड में से बेरियम को तो हटा दिया और उसके संग में खुद अटैच हो गया, तो क्या बन गया NaCl। और बेरियम इस सोडियम को हटा के इस SO4 के साथ अटैच हो गया, तो क्या बन गया BaSO4। यानी एक दूसरे को, यहाँ पर दो डिस्प्लेस मोड है, दोनों एक दूसरे को हटा रहे हैं और उसकी जगह में खुद चले जा रहे हैं।
पहली वाली क्या थी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट थी, यहाँ पर दोनों ने इंटरचेंज कर लिया। तो जब इंटरचेंज हो रहे हैं, जब इंटरचेंज हो रहा है तो हम वहां पर क्या बोलेंगे, फिर हम इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये इसका एग्जांपल हो गया बहुत सिंपल सा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका, कोई अगर होता है तो हाँ, एग्जांपल नहीं दिया है, चलिए फिलहाल आपके लिए एक एग्जांपल बहुत है इसमें। अब नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या होता है कि जब किसी एलिमेंट में जाके ऑक्सीडेंट अटैच हो जाए तो मैं बोलूंगा उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। कहीं भी अगर किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन रिएक्शन हम कराएं उसके ऑक्सीजन के संग और वो ऑक्सीजन उसमें अटैच हो जाए तो ऐसी प्रोसेस को मैं बोलूंगा ऑक्सीडेशन। और अगर किसी कहीं से ऑक्सीजन हट रही हो तो हम कहेंगे कि उसका रिडक्शन हो गया है। जैसे देखिए ट्वाइस Cu प्लस O2, इसको मैं हीट करूंगा, गर्म करूंगा तो मेरा क्या बन रहा है, ट्वाइस CuO1 है। अब देखिए क्या हो रहा है, कॉपर का रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन के साथ, हमने कॉपर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, उसके लिए हमको हीट की जरूरत होगी तो मैंने कॉपर को हीट करा तो ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उससे ये रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना दे रहा है, यानी कि कॉपर में ऑक्सीजन अटैच हो रही है। तो इस टाइप की रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगा कि यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है जब ऑक्सीजन अटैच हो गई। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, अब मैंने CuO लिया और प्लस इसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया और उसको हीट दिया तो मेरा क्या बन गया, देखिए आप, कॉपर प्लस H2O। यानी अब क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, अब इस Cu का जब मैंने हाइड्रोजन के संग इसको हीट करा तो इस हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन के संग में अपना रिएक्ट करा और पानी बन गया हमारा और एक कॉपर जो है वो अलग से निकल गया। तो अब यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो गया, यानी कि ऑक्सीजन ऐड होगी तो ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन हटेगी तो रिडक्शन। ठीक, अब इसका हम ब्लड लेते हैं, देखिए अब यानी कि यहां पर ये कौन सी प्रोसेस हो गई, ये हो गया ऑक्सीडेशन। आप एक ही रिएक्शन में देख सकते हो, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है सचिन, जब ऑक्सीजन जुड़ी, देखो H2 के साथ ऑक्सीजन आ गई यहां पर तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और इससे ऑक्सीजन हट गई तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा था। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा कोरोजन। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कोरोजन। कोरोजन को क्या बोलते हैं, जंग लगना। जंग लगना इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है, बेसिकली मेटल्स में जब हम मेटल को किसी ऐसी जगह में रखें जहां मॉइस्चर हो, मॉइस्चर का प्रेजेंस में अगर हम किसी भी मेटल को ओपन रखते हैं मेटल को, तो क्या होता है, वो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, वो ऑक्सीजन के संग रिएक्ट करता है और क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस चालू हो जाता है जिससे जो उसके ऊपर के लेयर के जो सरफेस है वो जो उसके एटम्स के आपस में बॉन्ड है वो वीक हो जाते हैं। तो जो सरफेस है वो भुरभुरी, जिसको मतलब कि उतनी कॉम्पैक्ट नहीं रहती है, बहुत स्लगिश हो जाती है। तो यानी कि मेटल का ऑक्सीजन के संग में रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन होना उसकी स्ट्रेंथ को कमजोर कर देता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। ठीक, तो कोरोजन क्या है, बेसिकली कोरोजन है मेटल का ऑक्सीजन के संग रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाना, जिसकी वजह से उसके जो सरफेस एटम है उनका आपस में जो स्ट्रेंथ है, जो बॉन्डिंग है वो वीक हो जाती है और उस वजह से वो उतने सॉलिड नहीं रहते हैं, ऊपर की जो उसकी सरफेस है वो उतनी सॉलिड नहीं रहती है। कुछ मतलब जैसे आपने लोहे में जंग लगी हो देखा हो, वो एकदम खत्म कर देता है क्योंकि वो जो उसके मॉलिक्यूल्स, उसके जो एटम्स के बॉन्ड है ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से वो कमजोर हो जाते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। अच्छा, इससे बचने का तरीका क्या है, तो सिंपल हम
क्या करते हैं, जैसे लोहे की कोई चीज घर में आती है तो उसके ऊपर आपने पेंट कर दिया, तो पेंट करने की वजह से आपने उसका ऑक्सीजन से कांटेक्ट रोक दिया। तो कोरोजन को रोकने का तरीका क्या है, आप उसके सरफेस का कांटेक्ट ऑक्सीजन से रोक दो। ठीक है, तो ये था कोरोजन, रेसिडिटी। नेक्स्ट है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, अब रेंसिडिटी क्या होता है, जैसे हमारा कोरोजन होने पर मेटल खराब हो जाते हैं, उनकी लाइफ कम हो जाती है, उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, वैसे ही जो खाने की चीजें होती हैं, जो खाने की चीजें होती हैं, अगर हम उसको खुला छोड़ दें तो खुला छोड़ने पे आपने देखा होगा उनमें बदबू आ जाती है, वो खराब हो जाती है, खाने के लिए नहीं रहती है। क्यों? खुला छोड़ने पर क्या होता है, अच्छा इसमें एक चीज और होती है, जैसे मान लीजिए आप ऑक्सीडेशन के लिए भी और रेंसिडिटी के लिए भी आप देखिए गर्मियों में खाना खराब हो जाता है बाहर छोड़ के, लेकिन अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो खाना खराब नहीं होगा। क्या फ्रिज के अंदर ऑक्सीजन नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन ऑक्सीजन जैसे किसी भी चीज के ऑक्सीडेशन होने के लिए, जैसे खाने की चीजें हैं, तो उनका अगर ऑक्सीडेशन होना है तो एक सर्टेन टेम्परेचर से ऊपर होता है, बिलो उस टेम्परेचर के नीचे ऑक्सीडेशन प्रोसेस कम हो जाती है, या समझ लीजिए कुछ चीजों में नहीं भी होती है। तो अगर आप खाने को खुला छोड़ते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में तो ला रहे हैं, बट उसका टेम्परेचर भी हाई है। ठीक है, इसलिए गर्मियों में ज्यादा खाना खराब होता है, जाड़ों में कम होता है, या फ्रिज के अंदर कम होता है। तो रेंसिडिटी बेसिकली क्या होती है कि खुले में एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर आप खाने को खुला छोड़ दीजिए तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होने पे क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, उसमें से गंदी स्मेल आने लगती है और वो खाने लायक नहीं रहता है। और उसी खाने को अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो ऑक्सीजन वहां पर भी है, लेकिन ऑक्सीडेशन प्रोसेस वहां पर स्लो हो जाएगी क्योंकि वहां पर टेम्परेचर डाउन है। जो हमारे खाने के चिप्स के पैकेट आते हैं, उन चिप्स के पैकेट में खाने को बंद करके और फिर उसमें से ऑक्सीजन निकाल देते हैं और उनके अंदर नाइट्रोजन भर दी जाती है। अगर हम उस पैकेट के अंदर ऑक्सीजन रहने देंगे तो वो कुछ टाइम बाद खराब हो जाएंगे। जो भी पैकेट बंद खाना आता है तो उसमें से ऑक्सीजन निकाल के नाइट्रोजन भर दी जाती है ताकि उनका ऑक्सीडेशन ना हो और वो एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए सही रहे, खाने लायक रहे। इसीलिए हर एक पैकेट के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, क्योंकि उतनी प्रोसेस होने के बाद भी कुछ समय बाद वो चीजें खराब होना चालू हो जाती है। तो ये था आपका चैप्टर फर्स्ट। आपको इसमें अगर कोई भी क्वेश्चंस वगैरह कुछ पूछने हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा।